हम्म। हुंडक में स्थिति और भी खराब है। हुंडक संस्थान में क्या हो रहा है? शरीर कहीं से भी फैल रहा है, कहीं से भी छोटा है, कहीं से भी बड़ा है, कुछ शेप फिक्स नहीं है। ये सब किस में आ जाएगा? हुंडक हुंडक। संस्था। हुंडक में। मेरे को ऐसा लगा शायद मेरी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है। तो ये चार प्रकार के, छह प्रकार के संस्थान हैं। ठीक है। हम्म, अब ये हो गए शरीर के देखने से रिलेटेड। अब आते हैं शरीर की मजबूती से। तो शरीर की मजबूती के लिए हमने कौन सा कर्म देखा है? सानन। संगत। संघ। संगत। तो जैसे, सन। हाँ, जैसे संस्थान शरीर की मजबूती से या शरीर के दिखावे से संबंध रखता है, मजबूती से नहीं, शरीर के देखने से संबंध रखता है, शरीर के आकार से संबंध रखता है, वैसे ही संघनन शरीर की मजबूती से संबंध रखते हैं। है ना? जैसे संस्थान के छह भेद हैं, वैसे ही संघनन के भी छह भेद हैं। ठीक है। और इनमें बेसिक फर्क क्या है कि संस्थान हमारे देखने में आते हैं, क्योंकि शरीर आप ऊपर से देख रहे हैं, आप ऊपर से देख के बता सकते हैं कि शरीर कैसा है, अच्छा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, क्या कमी है क्या नहीं है। संगनन इज ऑल अबाउट उनकी मजबूती कैसी है, शरीर में स्ट्रेंथ क्या है, पावर कितनी है, कितनी दम है ना? तो एक हो गया आकार, एक हो गया आपकी क्षमता, आपकी शक्ति, आपकी ताकत। संस्थान के जो छह भेद, संघनन के जो छह भेद हैं, उनमें पहला है वज्र वृषभ नाराज संघनन। लिख लिया? अब हाँ। वज्र वृषभ नाराज संघनन में क्या होता है? पहले नाम बता दूं पूरे, फिर आगे समझे कैसे करूं। हाँ, नाम बता दीजिए। हाँ, तो पहला आप लिखे वज्र वृषभ नाराज संघनन। हम्म। ठीक है। अब दूसरे वाले में से हमें वृषभ हटा देना है, वज्र नाराज संघनन। तीसरा है नाराज संघनन। चौथा आ गया अर्ध नाराज संघनन। पांचवा है कीलक संघनन। और अंतिम छठवां है असंप्राप्ता श्रिपाटिका संघनन। असंप्राप्ता और श्रिपाटिका, श्र लिखते हैं ना नीचे, पाटिका संघनन। ठीक है। पहला कौन सा देखा था? वज्र वज्र। ऋषभ नाराज संगन। हाँ, वज्र वृषभ नाराज संघनन। अब हाँ, संघनन में अपन किस चीज की बात कर रहे हैं, किस चीज से रिलेटेड है संघनन? शरीर की मजबूती। हाँ, मजबूती। अब हम आकार पे नहीं जाएंगे, आकार अपन ने संस्थान में कवर कर लिए हैं। ठीक है? तो वज्र वृषभ नाराज संघनन में, अच्छा, शरीर की मजबूती किस चीज से मैप की जाती है? आपका शरीर कितना मजबूत है ये कैसे पता चलेगा? पल्स। हड्डी। पल्स हड्डी से, ओके। श्वास से पता चलता है। हड्डी से। हड्डी से। शरीर में क्या है? हमने शरीर तो ले लिया संस्थान में, कैसा दिख रहा है, अब ये मजबूत है या नहीं? मैं गिर जाऊं और मेरी हड्डियां टूट जाए तो बहुत कमजोर है। ठीक है। हनुमान जी इतना ऊपर से गिर गए थे बाल अवस्था में ही, हम्म, उनके शरीर को कुछ नहीं हुआ, तो शरीर मजबूत है। तो ये सब संघनन है ना? तो संघनन में दो चीजें देखी जाती हैं, कि आपकी हड्डियां कैसी हैं, और जिन चीजों से वो हड्डियां बंधी हैं वो चीजें कैसी हैं। ठीक है। बढ़े आगे। तो वज्र हाँ वृषभ जी। नाराज संघनन में
दोनों ही चीजें वज्र के समान हैं। ठीक है, मतलब हड्डियां भी वज्र के समान हैं, और हड्डियों को बांधने वाला जो भी तत्व है, वेस्टर्न बोलते हैं, वाइसल बोलते हैं, जॉइंट बोलते हैं, वो भी वज्र के समान है ना। तो हड्डियों से क्या हुआ कि हनुमान जी का एग्जाम्पल लेते हैं कि हनुमान जी जब शिला के ऊपर गिरे तो हड्डी नहीं टूटी। ठीक है, हड्डी टूटी भी नहीं और हड्डी अपनी जगह से हिली भी नहीं, मतलब वो जैसे थे वैसे ही रहे। ठीक है, तो उनकी हड्डियां भी मजबूत थी वज्र के समान, और उनका जुड़ाव वो भी वज्र के समान था। ठीक है, तो वज्र वृषभ नाराज संगरण में यही है, हड्डियां भी उतनी वज्र के समान और उनका जुड़ाव, उनका वेस्टर्न भी वज्र के समान है। सर आपका थोड़ा कट हो गया। कट रहा है? जिसमें हड्डियां और उनका जुड़ाव दोनों वज्र के समान हो, वो वज्र वृषभ नाराज संगरण। बढ़ू आगे, हो गया, लिख लिया। हाँ सर। हाँ, दूसरा संगणन कौन सा लिया है हमने? वज्र वज्र नारायण। नाराज। हाँ, वज्र नाराज संगणन। इसमें हड्डियां फिर से आपकी वज्र के समान होंगी। ठीक है, लेकिन हड्डियों का जो जुड़ाव होगा, वेस्टर्न जो होगा, वो वज्र के समान नहीं होगा, फिर भी वो बहुत मजबूत है। वज्र जैसा नहीं है, लेकिन मजबूत है। मतलब अगर हनुमान जी जैसा कोई पुरुष वापस शिला पे गिरे जिसके पास वज्र नाराज संगनन हो, तो वो हड्डियां तो नहीं टूटेंगी, लेकिन कदाचित वो खिसक सकती हैं, है ना, हिल सकती हैं, अपने स्थान से इधर उधर हो सकती है, क्योंकि जुड़ाव इतना मजबूत नहीं है। वज्र वृषभ नाराज संगनन में हड्डियां भी मजबूत हैं, उनका जुड़ाव भी मजबूत है ना। और वज्र नाराज संगनन में हड्डियां मजबूत हैं, जुड़ाव उतना मजबूत नहीं है। ठीक है, तीसरा कौन सा लिया है? नाराज। 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 नाराज संगनन में वज्र का कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हड्डियां टूट भी सकती हैं और हिल भी सकती हैं अपनी जगह से, है ना, लेकिन ये हड्डियां मजबूत होती हैं, और ये जो जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, ये कीलों से, कीलक से जुड़ी हुई हैं, है ना। तो जैसे दो हड्डियां हैं, दोनों हड्डियों के बीच में एक कील आर पार हो रही है, तो हड्डियों में मजबूती है, थोड़ी सी जुड़ाव में मजबूती है। अब ये चीजें समझ में आ रही है फर्क आपसे कि वज्र वृषभ नाराज संगनन में तो दोनों ही चीजें बहुत स्ट्रांग हैं। वज्र नाराज संगनन में हड्डियां वैसी हैं, बट थोड़ी सी कमजोरी आ गई, हड्डी टूटेगी नहीं, लेकिन हिल सकती है अपनी जगह से। अब नाराज संगठन में क्या है कि हड्डी टूट भी सकती है और हिल भी सकती है ना, लेकिन बहुत आसानी से नहीं, क्योंकि ये भी नाराज संगठन है। ठीक है, और आसानी से क्यों नहीं हिलेंगी? क्योंकि वो कील बिल्कुल आर पार जा रही है, दोनों साइड से। ठीक है, चौथा कौन सा था ये? वज्र वृषभ, वज्र नाराज, नाराज। नाराज। अब अर्थ चौथा, ये नाराज। हाँ, अर्ध चौथा कौन नाराज। सा लिखा है? अर्थ नाराज। अर्ध अर्ध नाराज। अर्धनाराज। नाराज। अर्धनाराज में हड्डियों की मजबूती थोड़ी और कमजोर हो जाएगी, है ना। और वो जो वज्र नाराज में इसमें नाराज में हमने देखा था ना कि दो हड्डियां अगर कील से जुड़ी हुई हैं तो कील आर पार जा रही है, इसमें वो कील आर पार नहीं जा रही होगी, तो हड्डियों का जुड़ाव, कील आधी जाके रह गई, इसका मतलब हड्डियों का जो जुड़ाव है वो कमजोर है ना। अगर गिरेंगे तो हड्डी टूटने के चांस भी ज्यादा है, और कदाचित हड्डी एक दूसरे से अलग भी हो जाए। तो हड्डियां भी कमजोर हो गई, जुड़ाव भी कमजोर हो गया, जॉइंट कमजोर पड़ गया यहाँ पे। अगला कौन सा लिखा है? कीलक।
हाँ, कीलक में क्या होगा कि कीलक में हड्डियां और कमजोर हो गई, है ना। और यहाँ पे हड्डी बस आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कोई जोड़ने वाला नहीं है उनको। यानी मतलब एक हड्डी का एंड जहां पे हो रहा है, उसका शेप ऐसा होगा कि वो दूसरी हड्डी से ऑटोमेटिक वैसे ही जुड़ जाएगी, है ना। तो बहुत कमजोर हो गई। अंतिम कौन सा है? असंप्राप्त सुप्रिका। असंप्राप्ता श्रिपाटिका। इसमें तो हड्डियां बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती हैं, है ना। और जुड़ने की बात करें तो इसमें जोड़ने वाला कोई तत्व मौजूद ही नहीं है। जहां पे हड्डियां आपस में जुड़ी हुई तो हैं, लेकिन जुड़ी हुई किन चीजों से हैं कि मांस की वजह से, नसों की वजह से जुड़ी, बस उतनी जुड़ी हैं, है ना। तो आपने देखा है कई बार अपन चलते हैं तो थोड़ा सा पाँव ऊपर नीचे रखने में आ जाता है तो पाँव, हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर हो गया, है ना। तो किस लेवल का संघनन है अपना के, बहुत गिरा हुआ है। कई बार आपने देखा है कि हम बिल्कुल सोए तो बढ़िया थे, उठे थे तो हमारी हड्डी तो नहीं टूटी बट पीठ की हड्डी इधर उधर खिसक गई, मतलब जुड़ाव कमजोर है ना। तो ना तो हड्डियों का ठिकाना है कि टूटेगी या बचेगी, और अगर कदाचित बच भी गई तो हिल जाए तो भी दिक्कत उतनी ही है ना। दो प्रकार की दिक्कतें होती है ना हड्डियों के संबंध में, क्या तो हड्डी टूट जाए तो भी दिक्कत, और नहीं टूटे लेकिन इधर उधर खिसक जाए तो भी दिक्कत, है ना। स्लिप डिस्क में क्या होता है? खिसक जाती है। हाँ, हड्डी टूटती नहीं है, खिसक जाती है, तो दिक्कत हमें वो उतनी ही दे रही है। ये तो हड्डी मजबूत हुई थोड़ी बहुत, लेकिन जुड़ाव उतना नहीं है क्योंकि नसों से बंधी हुई हैं। कीलक कोई आर पार कुछ नहीं जा रहा है, बस हड्डियों से हड्डियां जुड़ी हुई हैं, मांस में फंसी हुई हैं तो जुड़ी हुई हैं। तो हमारी हड्डियां वैसी हैं, है ना। तो इस प्रकार मजबूती के आधार पर ये 6 प्रकार के संघनन हैं। वज्र वृषभ नाराज संघनन जो कि सबसे स्ट्रांग होता है, हड्डियां भी मजबूत हैं और उनका जुड़ाव भी मजबूत है। फिर सर वहां हमारा छठवां है। हम हमारा छठवां है। हमारा चौथा, पांचवा, छठवां ये हो सकते हैं। हमारा इन द सेंस पंचम काल में लास्ट के हम्म। 3 सकते हैं, ओके। है ना। और इसमें हमारा तुम्हारा नहीं होता है, इसमें अपन 4 लोग बैठे तो चारों के अलग अलग हो सकते हैं। हाँ, मतलब वो क्राइटेरिया मुझे लगा कि लास्ट क्राइटेरिया ही नहीं, जैसे होता है। अपन मंदिर जाते हैं तो वो जहाँ पे हाँ। सीढ़ियां चलते हैं 8-10 चढ़े, तो वहां से मैं कूद जाऊं तो मेरे को कुछ नहीं होता, और कोई कूदे तो उसकी हड्डी टूट जाए, तो संघनन कमजोर है। हाँ, बर लेकिन आखिरी के तीन में से ही होगा हाँ, पंचम काल में। पंचम काल में ये 3 से युक्त जीव ही पाए जाएंगे, इन 3 सहित ही पाए जाएंगे। ये सब सबका कर्म के उदय से ही ऐसा होगा ना। हाँ। अलग अलग अलग। हाँ, अलग 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 प्रकार के संघनन नाम कर्म के उदय से। हाँ, संगठन। और एक ही आयु में संघनन नामकरण चेंज हो सकता है। मतलब बदल सकता है ऐसा? हाँ। हाँ, पढ़ने में नहीं आया बट शायद पॉसिबल हो सकता होगा, बता दूंगा एक बार देख के। नहीं सर, लेकिन कैपेसिटी बदलती जाती है ना हाँ, मैं हमारी। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि हम कई इलाज करते भी तो हैं बाहर से, निमित्त तो दवाइयों का भी मिलता है ना, औषधियों हाँ का। इसी इसी हाँ। अपेक्षा से बोल रहा हूँ। पर कितना भी कर लें, जो पहले के 3 हैं, वज्र वृषभ नाराज संगनन, वज्र नाराज संगनन और नाराज संगनन, ये पंचम काल में नहीं उतना बना दे हमारे शरीर को मजबूत, ऐसी कोई औषधि नहीं है। बराबर। ठीक है। तो अब थोड़ा सा, मैं नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा, बट संस्थान और संगणन में क्लियरिटी आ गई। ठीक है। हम्म। दोनों के 6-6 बराबर। वेद हैं, बट दोनों के नाम अलग हैं, दोनों के काम अलग हैं। ठीक है। हाँ। थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो दोनों नाम कर्म के ही काम है, हमें ये नहीं भूलना है ना। तो मेरा शरीर अच्छा नहीं दिख रहा, वो नाम कर्म का काम है, लेकिन नाम कर्म में संस्थान पे आ जाऊंगा मैं। ठीक
मेरा शरीर मजबूत नहीं है, नाम कर्म का काम है, लेकिन नाम कर्म में अंदर जाऊंगा तो इसका बेचारे का गति जाति शरीर अंगोपांग से कोई लेना देना नहीं है, मेरे सब कुछ सही है। तो कहाँ जाके दिक्कत है कि संघनन कमजोर है ना। तो हमें ये पता चल रहा है कि पूरा नाम कर्म को दोष नहीं दे देना है। नाम कर्म में भी जो 93 प्रकृतियां हैं, सबके अलग अलग काम हैं। कुछ जीव को प्रभावित कर रही हैं, कुछ शरीर को प्रभावित कर रही हैं, है ना, कुछ क्षेत्र को करेंगी, तो वो अपन देखते जाएंगे। ठीक है, 8 हो गए अपने। नवी प्रकृति कौन सी है? स्पर्श। स्पर्श। हाँ, तो स्पर्श किसे कहते हैं? स्पर्श की, हाथ से छूने को। हाँ, स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से होने वाला जो अनुभव है वो स्पर्श है ना, कॉमन। तो स्पर्श के कितने भेद हैं? 8। 8। कौन कौन से? ठंडा गरम, कठोर नरम, रूखा चिकना, हल्का भारी। कड़ा। हाँ। हल्का भारी रह गया, हल्का है भारी। ना। तो हल्का भारी, रूखा चिकना, ठंडा गरम, कड़ा नरम, है ना। ये 8 भेद हैं स्पर्श के। ठीक है? रस के कितने भेद हैं? 5। अच्छा, रस किसको कहेंगे? जैसे स्पर्श की परिभाषा है वैसी रस की परिभाषा है। रसना इंद्रिय रसना से इंद्रिय जो के ज्ञान। माध्यम से जो अनुभव में आता है वो रस है। इसके कितने भेद हैं? 5। 5। कौन कौन 5। से? तीखा, मीठा, कड़वा, खट्टा और चरपरा। हाँ, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसेला और चरपरा। कसेला होता है मतलब कड़वे से, मतलब कड़वा नहीं है बट जैसे करेले का जैसा स्वाद है ना, एकदम कड़वा हम्म। नहीं है, कसेला आ जाता है। गंध किसको कहेंगे? घ्राण इंद्रिय से हाँ, के घ्राणेन्द्रिय माध्यम से से। पकड़ में जो आए, है ना, घ्राणेन्द्रिय का जो के माध्यम से जिसका अनुभव हो वो गंध। उसके 2 भेद हैं, सुगंध और दुर्गंध। वर्ण किसको कहेंगे? चक्षु जो इंद्रिय का जो चक्षु मुख में इंद्रिय बने के वो बाद। वर्ण। उसके कितने भेद हैं? 5। 5। कौन कौन से? श्वेत, पित्त, रक्त, नील और कृष्ण। हाँ, काला, पीला, नीला, लाल, सफेद। हाँ, काला पीला ठीक नीला। है। हाँ, तो ये स्पर्श रस गंध वर्ण के भेद हैं। इनका नामकरण से क्या लेना देना है पर? इसका नामकरण से क्या लेना शरीर का देना है? कलर आएगा ना। ये तो, शरीर का कलर। हाँ, क्योंकि नामकर्म 3 प्रकार के कार्य करता है ना, जीव के कार्य भी कर रहा है, पुद्गल के भी करता है और क्षेत्र के भी करता है। तो हमारे शरीर में स्पर्श रस गंध वर्ण है या नहीं? है। तो वो कैसे है। होंगे? इन 20 भेद देख लिए अपन ने, स्पर्श के 8, रस के 5, गंध के 2, वर्ण के 5। तो कौन से होंगे, क्या होंगे? वो स्पर्श नाम कर्म, रस नाम कर्म, गंध नाम कर्म और वर्ण नाम कर्म डिसाइड करेगा। ठीक है, इसका जीव से कोई लेना देना नहीं है, जीव के परिणामों पे नहीं जा रहा है, ये शरीर पे है अभी। ठीक है। तो इसीलिए किसी को मीठा पसंद है और किसी को तीखा पसंद है, ये इसका विषय नहीं, ये बनेगा। उसके पसंद से नहीं लेना, पसंद नहीं। हाँ, क्योंकि वो तो आपका मुंह में शरीर जाएगा कैसा, ना। हाँ, वो मुंह में जाएगा, मतलब वो अपने भाव में जाएगा, जीव वो के तो, भाव में। वो तो साता असाता में चला गया ना आपके। मतलब साता मीठा साता खाने में में। उसको मजा आ रहा है, वही कहना चाह रहे हो ना आप? वो तो हाँ। वेदन करवा रहा है ना। वेदन अलग अच्छा। चीज है, यहाँ पे तो हम शरीर की बात कर रहे हैं। अच्छा। अगला है अनुपूर्वी, इसको गत्यानुपूर्वी भी कहते हैं, है ना। तो दोनों चीजें पढ़ने में आ सकती हैं, अनुपूर्वी कर्म, गत्यानुपूर्वी कर्म। इस ये अपन ने देखा भी था अभी। तो किसको कहते हैं गत्यानुपूर्वी, अनुपूर्वी कर्म? किसको? गति के पहले होने वाली, गति के पूर्व होने वाली अवस्था। जाने का, विग्रह में जाने का समय। हाँ, है ना। अनुपूर्वी कर्म के कारण जो गति आपने छोड़ी, हाँ, या जो शरीर आपने छोड़ा,
वो शरीर का आकार नहीं बदलता। उस शरीर में आत्मा का जो आकार था, जीव का जो आकार था, उस आकार का नाश नहीं होगा। कब तक नहीं होगा ये? जहां तक दूसरा शरीर जब नहीं तक वो लेंगे। जीव दूसरे शरीर में नहीं चला जाएगा। ठीक है। तो आनुपूर्वी कर्म क्या कर रहा है कि आपने मनुष्य गति छोड़ी ना, तो मनुष्य गति जब छोड़ी उस समय पे आपके आत्म प्रदेशों का जो आकार था वो वैसा ही बना रहेगा। कब तक? कि जब तक आप देव गति वाले शरीर में नहीं चले जाते, तब तक। तो ये जो बीच का जो गति है इसको कहा जाता है विग्रह गति, है ना। एक शरीर को छोड़ने के बाद दूसरे शरीर को ग्रहण करने के पहले जो गति, जिस गति में जीव है, क्योंकि जीव की अवस्था विशेष है वो, उसको कहेंगे हम विग्रह गति। तो विग्रह गति में जीव के आत्म प्रदेशों का आकार चेंज नहीं होना, ये किसका काम है? प्रत्यानुकूल। अनुपूर्वी कर्म। गत्यानुपूर्वी, अनुपूर्वी कर्म का। तो इस अपेक्षा से इसको अनुपूर्वी कहते हैं। पर इसको गत्यानुपूर्वी इसका क्या क्यों नाम कहते हैं? कि गत्यानुपूर्वी इसको समझने के लिए, गत्यानुपूर्वी कब कहेंगे हम इसको? कि जिस गति में जाने वाला है उसके नाम पे वो गत्यानुपूर्वी हो गया। तो जैसे एक जीव मनुष्य गति में है, मनुष्य शरीर में है, यहां से वो देव गति में जाने वाला है ना? तो उसके कौन से अनुपूर्वी कर्म का उदय होगा? देवानुपूर्वी। देवानुपूर्वी। हाँ, देवगत्यानुपूर्वी, जिसमें जाने वाले देवगत्यानुपूर्वी। हैं उसका, है ना। देवगति जिसमें हाँ। जाने वाले हैं उसके पूर्व का, जिसमें जाने वाले हैं उस शरीर का पूर्व में उदय। ठीक है। तो अब इसमें अपन ने तीन चीजें समझी हैं। ठीक है, आपका लिखना हो जाए तब मेरे को बताना। नहीं सर, बोलिए, मैं साथ साथ में। हाँ, आनुपूर्वी कर्म में तीन चीजें नोट करने लायक हैं। पहली, कि आनुपूर्वी कर्म के कारण पूर्व शरीर में आत्म प्रदेशों का जो आकार था वो तब तक नहीं बदलता जब तक उसको दूसरा शरीर नहीं मिल जाए। ठीक है। दूसरी बात, कि अनुपूर्वी नामकरण का नामकरण इसके आने वाले गति के आधार पर होगा, है ना। यहां से हम किस गति में जा रहे हैं वो गत्यानुपूर्वी कही जाएगी। मनुष्य गत्यानुपूर्वी, नरक गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी और तिरंज गत्यानुपूर्वी। ठीक है। हम्म। और इस कर्म का उदय कब आता है और कितने टाइम तक रहता है? विग्रह गति जितना ही रहता होगा। हाँ, विग्रह गति के काल में, विग्रह गति के समय जितना ही आनुपूर्वी कर्म का उदय रहता है। ठीक है। अब विहायो गति एक और है। विहायो गति किसे कहते हैं? क्या चालना। पता है? हाँ। चलना चलना। चाल चल कैसी चाल है वो। हाँ, चाल को या गति करने की अवस्था को आप उसको कहते हैं ना। गति किस प्रकार की है उसको हम विहायो गति कहते हैं। विहायो गति अर्थात आकाश में होने वाली गति। अच्छा, आकाश में चल। ठीक है। और आकाश का मतलब क्या है यहाँ पर? आकाश किसको कहते हैं? आकाश द्रव्य। हाँ। आकाश द्रव्य। हाँ, आकाश द्रव्य, वो स्पेस वाला आकाश लेना है, मतलब जहां पे भी अपन चल रहे हैं ना। तो चूंकि हम मनुष्य और तिर्यंच हैं, तो मनुष्य और तिर्यंच जमीन पे चलते हैं। तो जमीन पे चल तो रहे हैं लेकिन वास्तव में हम आकाश में चल रहे हैं। जमीन का तो आधार है, पर हमारी गति कहाँ पे हो रही है? हमारे पैर उठते कहाँ पे हैं? आकाश में, आकाश में। है ना। खाली जगह में उठ रहे हैं ना। फिर हम धरती के आधार से वापस पैर रखते हैं, फिर उठाते गति कहाँ पे करते हैं? मतलब अगर आप चल रहे हैं तो चल कहाँ पे रहे हैं? आकाश में। आकाश क्योंकि में। आप कहाँ पे हैं? जमीन पे। बराबर। वैसे ही पक्षियों का लो, तो पक्षी, लेकिन हाँ। सभी आकाश में ही तो है ना सर। हाँ, सभी आकाश में, जभी तो।
तो विहायो गति में मतलब विहायो इसका क्या गति का अर्थ ही स्पेशल? वही है, आकाश में होने वाली गति, है ना। पर ये हमें समझ में नहीं आता, हमें ऐसा लगता है कि हम तो जमीन पे चल रहे हैं। तो जमीन पे चल नहीं रहे हैं, जमीन पे तो आप खड़े हैं ना। चलते हम्म समय तो आपको पाँव ऊपर करना है ना, पाँव आगे हम्म बढ़ाना है। तो आप जमीन पे कहाँ बढ़ा रहे हो, पाँव आगे कहाँ बढ़ा रहे हैं, हवा में बढ़ा रहे हैं ना, आकाश में, खाली जगह में। तो इस प्रकार ये पक्षियों में हमें समझ में आ जाता है, पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षियों की गति जब हो रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, तो वो कहाँ पे जा रहे हैं, उनको तो जमीन का आश्रय नहीं चाहिए, उनको तो धरती का आश्रय नहीं चाहिए। तो उनकी गति तो वैसे ही आकाश में देखने में आती है ना। मतलब जो गति, जिस गति में हम किसी के आधार बिना जो गति होती है। आकाश की गति। अब यहाँ पे मैं वो इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि यहाँ पे देखो, हमने गति नामकरण देख लिया, ठीक है, हाँ। हमने गत्यानुपूर्वी देख लिया, हमने विग्रह गति देख लिया। अब ये विहायो गति, तो कंफ्यूज नहीं हो जाए, इसलिए विहायो गति को सिंपल रखो कि आकाश में जो गमन है, आकाश मतलब खाली जगह पे जो गमन है या जीवों की जो गति है उसको विहायो गति कहते हैं, बहुत सिंपल, है ना। विहायो गति, विग्रह गति नाम मिलते जुलते हैं बट दोनों अलग अलग चीजें हैं। नहीं मतलब हम अगर गाड़ी चला रहे हैं तो विहायो गति है कि नहीं है? क्यों नहीं है, क्यों तो नहीं वो है? गाड़ी आधार है ना। हाँ गाड़ी आधार है ना, तो आधार तो यहाँ जब जमीन है। आधार नहीं होगा तभी विहायो गति होगी, ऐसा है? मतलब जैसे पैर गति, उठाएंगे गति तभी। का, गति का मतलब यहाँ पे लेना है एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। अब एक जगह से दूसरी जगह, चाहे आप गाड़ी में बैठ के जाएं, चाहे पैदल जाएं, चाहे एरोप्लेन में बैठ के जाएं, आप वो गति जो कर रहे हैं वो आकाश में ही तो कर रहे हैं। अगर खाली जगह नहीं होगी तो कहाँ जाओगे। अच्छा, तो जिस जगह में हम एक से दूसरी जगह जा रहे हैं। जाना, गमन करना, गमन वाली गति, गमन, सिंपल चलना। अब चलने नहीं में लेकिन मनुष्य मतलब चले ये। नहीं जाते, उड़ने में पक्षी आ जाएंगे। हम्म नहीं, फिर सर ये इसका दो, ये शुभ विहाय गति और हाँ, अशुभ विहाय वो गति का वो फिर तो वो बिल्कुल। अभी भेद की चर्चा मैंने इसलिए नहीं की, पहले मेरे को विहायो गति समझाना था। विहायो नहीं यार, गति फिर गड़बड़ होगा ना सर। कैसे, चलेंगे नहीं तो शुभ अशुभ कैसे होंगे? गाड़ी में बैठ के शुभ अशुभ कैसे होंगे? ये उससे लेना देना ही नहीं रखता है। बताता हूं, पहले तो आप इतना समझें अभी तो कि अच्छा अच्छा, विग्रह बराबर। गति और विहायो गति दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक नहीं है। नहीं हाँ आपकी बात पे ही आ रहा हूं मैं, आपकी बात पे ही आ रहा हाँ हूँ। जी, हाँ विहायो जी, गति के दो भेद हैं, हाँ प्रशस्त और हाँ, अप्रशस्त, हाँ, प्रशस्त, बराबर। ठीक है। अब इनको अगर नाम देते हैं तो हम कहते हैं प्रशस्त विहायो गति और अप्रशस्त विहायो गति, ठीक है। अब प्रशस्त विहायो गति किसको कहते हैं, कि जब जीव चल रहा हो, मतलब शरीर चल रहा है ना, तो चलने में वो चाल हमें कैसी लग रही है, अगर वो अच्छी लगती है तो प्रशस्त, है ना। अगर वो अच्छी नहीं लगती है तो अप्रशस्त। अब एक एग्जांपल देखो कि हाथी चलता है या मनुष्य चलता है, मनुष्य का ही लो ना, मनुष्य का बाद में लेंगे क्योंकि मनुष्य तो किसी भी तरह से चल सकता है। हाथी चलता है तो बिल्कुल प्लेन चलता है, कुछ ऊपर नीचे कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। ये प्रशस्त में आता है ना। बैल चलता है बिल्कुल प्रशस्त, ना। पर अगर आपने ऊंट को चलते हुए देखा हो तो वो ऊपर नीचे होगा, हम्म ठीक है। तो ये अप्रशस्त। अब मनुष्य कैसे चल रहा है, कि मनुष्य अगर अप्रशस्त नाम कर, अप्रशस्त विहायो गति का उदय है तो उसकी चाल टेढ़ी मेढ़ी होगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो उसी मनुष्य को मैं रैंप पे चलवाऊं, फॉर एग्जाम्पल मेरी चाल अप्रशस्त है, अच्छी, अगर मैं चलता हूं तो लोग बातें बनाते हैं कैसा चल रहा है, कैसा टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है, इसके पांव सीधे नहीं उठते हैं, है ना। तो ये सब अप्रशस्त विहायो गति। पर अगर मेरे को याद है कि मेरे को रैंप पे चलना है या किसी शो में जाना है तो मैं बिल्कुल इच्छा पूर्वक सोच समझ के सीधा चलूंगा, तो उस समय पे प्रशस्त विहायो गति नहीं कही जाएगी, क्योंकि वो तो नहीं इंटेंशनली कही। चल रहा हूं ना। नेचुरली हाँ। आपकी गति कैसी है उसके आधार पर प्रशस्त और अप्रशस्त होंगे, ठीक ओ। है।
तो अगर आपकी चाल सीधी नहीं है तो वो अप्रशस्त विहाय गति है। अब अगर आप कार में बैठ के जा रहे हैं या प्लेन में जा रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो तो आप कुछ टाइम के लिए जा रहे हैं। नेचुरली प्राकृतिक रूप से आपकी गति कैसी है वो प्रशस्त और अप्रशस्त को डिसाइड करेगी। अच्छा अच्छा, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया अब? बराबर बराबर है? समझ गया। हाँ, क्योंकि वो तो आपने बोला कि कार में कैसे करूंगा, तो कार छोड़ो, पैदल में भी नहीं कर सकते हम। आप मेरे चलने से पता नहीं लगा सकते हैं कि प्रशस्त है या अप्रशस्त है, क्योंकि आपको नहीं पता मैं वो इंटेंशनली चल रहा हूँ, फोर्स पूर्वक चल रहा हूँ, है ना, या फिर नेचुरली चल रहा हूँ। बट चूंकि मेरे को पता है सही चलना है इसलिए मैं सही चल रहा हूँ, पर बाजार में मेरे को जाते हुए देखोगे तो मेरी आपको चाल समझ में आ जाएगी। हम्म। ठीक है, जैसे हो और गया सर वो। ये स्पर्श, हाँ, और एक तरह स्पर्श रस गंध वर्ण लेते हैं, लेकिन कर्ण क्यों नहीं लेते आवाज इसमें? कट रही है। सर स्पर्श आ रही है। हाँ, स्पर्श रस गंध वर्ण लेते हैं, तो कर्ण क्यों नहीं लेते इसमें? क्योंकि इस ये 20 ही भेद हैं। क- कर्ण इसलिए नहीं लिया है कि कर्ण के माध्यम से आप क्या करते हैं, सुनते हैं। सुनते हैं। श्रवण, उसमें जो दो भेद हम कहे जाते हैं सुस्वर दुस्वर वो अलग आएंगे। नामकर्म के भेद हैं, ऐसा नहीं कि वो चले गए। ठीक है, अच्छा। पर चूंकि पुद्गल विपाकी में इस पुद्गल के जो 20 गुण हैं उसमें तो स्पर्श रस गंध वाले ही है ना, कर्ण वाले कहाँ हैं? कर्ण भी वैसे तो देखा जाए तो पुद्गल ही है ना। कर्ण पुद्गल नहीं, कर्ण तो शरीर का अंग, कर्ण तो कान होता है जैसे मतलब कर्ण से जो सुनाई देता है वो पुद्गल ही है ना। हाँ, भाषा वर्गणा है। हाँ, भाषा वर्गण। भाषा वर्गणा। हाँ। तो पुद्गल ही है ना। तो हाँ, इसमें इंक्लूड क्यों नहीं किया, मतलब वो अलग से ऐसा है, क्वेश्चन। क्योंकि ये तो ओके। पुद्गल के लिए लिया है। हम्म। पुद्गल के जो 20 गुण हैं उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण वाले ही हैं। ठीक है, हम्म। 8 5 2 5। अब यहाँ पे शरीर को पुद्गल दिखाया है, पुद्गल विपाकी कर्म प्रकृति की बात की है, तो यहाँ पे स्पर्श रस गंध वर्ण वाले लिए इस अपेक्षा से, हम्म। और कोई वैसा नहीं है ज्यादा। ठीक है, ये विहायोगति समझ में आया। पर जो आपने बात हम्म। रेस किया वो कवर्ड है ऑलरेडी, वो आएगा। इतना समझ हम्म। में आया? बराबर ठीक हाँ। है, तो यहाँ पे अपन ने 14 पिंड पिंड प्रकृतियां देख ली हैं। ठीक है, गति जाति शरीर अंगोपांग, बंधन संघात संस्थान, संघनन स्पर्श रस गंध वर्ण, अनुपूर्वी या गत्यानुपूर्वी और विहायोगति, ये 14 पिंड प्रकृतियां हैं। इन 14 पिंड प्रकृतियों के टोटल भेद 65 हो गए, 65 भेद हो गए। हम्म। ठीक है, अब हम्म, जितना हो सके अपन कवर करेंगे। अपिंड प्रकृतियां हैं। अब 65 पिंड हो गई तो अपिंड कितनी बची? 28। 28, क्योंकि टोटल 96 ट्वेंटी। करनी है हमको। तो अपिंड प्रकृति 20। को दो प्रकार से कैटेगराइज किया जाता है। ये भेद नहीं है, ये समझने के लिए सिर्फ दो प्रकार के हैं। एक तो वो प्रकृतियां हैं जो बिल्कुल स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र मतलब इनका कोई भेद प्रभेद नहीं, तो बिल्कुल अलग ही हैं। हाँ? एक प्रकृतियां वो है जो जिनके जोड़े बन जाते हैं। ठीक है, तो सिर्फ नाम देख लेते हैं। जो स्वतंत्र प्रकृतियां वो है निर्माण, अगुरु लघु उपघात परघात आतप उद्योत उच्छ्वास संकरतु। मतलब इनकी विरोधी प्रकृतियां कुछ नहीं है, है ना, इनका जोड़ा नहीं बनता, प्लस इनके समूह नहीं बनते। निर्माण के कोई भेद नहीं है, प्लस निर्माण के विपरीत कुछ भी नहीं है ना। अगुरु लघु का कोई भेद नहीं है, प्लस इसके विपरीत कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गई स्वतंत्र। तो इन 28 में से 8 तो हैं स्वतंत्र प्रकृतियां, और 20 हैं वैसी प्रकृतियां जो जोड़े में चलती हैं, है ना। जैसे प्रत्येक शरीर, तो प्रत्येक शरीर जोड़े में चलता है किसके साथ? कि साधारण शरीर के साथ, मतलब दोनों विपरीत हो गए, है ना। त्रस स्थावर ये विपरीत हो गए, सुभग दुर्भग, है ना। वैसे सुस्वर दुस्वर जो आप बात कर रहे थे पहले, स्वर के दो भेद, सुस्वर दुस्वर, तो ये हो गई जोड़े रूप प्रकृतियां। अब यहाँ पे इनकी चर्चा अपन अगली क्लास में चलेंगे, अपने पास टाइम कम है अभी तो। पर हमें क्या देखना है कि
नामकरण की 93 प्रकृतियों को अपन ने 42 रूप में देखा है, 93 रूप में देखा है, और 3 रूप में देखा है ना। 3 रूप की प्रकृति, 2 रूप में भी देखा है, पिंड और अपिंड। फिर उसके भेद किए तो पिंड और अपिंड में 2 प्रकार की, स्वतंत्र और जोड़े रूप से चलने वाली, है ना। स्वतंत्र में 8, जोड़े रूप से चलने वाली प्रकृतियां 20। ठीक है, ये 93 हो गए। अब ये जोड़े में चलने वाली प्रकृतियों को पिंड प्रकृतियों से अलग क्यों रखा है? भाई जोड़े में भी तो हम दो दो तो ले ही रहे हैं ना। एक क्वेश्चन समझ में आया? दूसरे से विरुद्ध है, एक दूसरे से विरुद्ध है वो। हाँ, विरुद्ध है वो तो है ही। उसका मूल दोनों में से कारण, कोई एक ही होगी एक समय पे। वो भी बात सही है, पर उसके भी ऊपर जाके आप देखोगे तो ये जोड़े रूप प्रकृतियां किसी के भेद नहीं है, हाँ, है ना। त्रस दोनों में और से कोई स्थान। हो सकती है। एक हाँ, जीव के भी में से कोई भी हो सकती है। एट ए टाइम तो एक ही होगी। नहीं, एट अ टाइम नहीं, एक मतलब एक ही आयु में दोनों में से कोई किसी का भी उदय हो सकता है। हाँ 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 हाँ। पर प्रश्न ये था कि यहाँ पे जो हमने पिंड प्रकृतियां देखी, इनमें भेद बन रहे हैं। नरक गति, मनुष्य गति, देव गति, तिर्यंच गति, इनका ग्रुप करके मैंने गति रख दिया, है ना। एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, इनको मिला के मैंने जाति रख दिया। तो ये समूह बनाया ना, पिंड अर्थात समूह। तो समूह बनाया, तो जिनका समूह बन सकता है वो पिंड प्रकृतियां। ठीक है। फिर भी कुछ प्रकृतियां ऐसी है जो एक से ज्यादा हैं ना, लेकिन उनका समूह नहीं बन रहा। अब प्रत्येक और साधारण को मिला के कोई एक नाम नहीं दे सकते अपन, सूक्ष्म और बादल को मिला के आप नाम नहीं दोगे। तो ये विपरीत रूप में चलने वाली, जोड़े के साथ चलने वाली जोड़ी रूप प्रकृतियां। और स्वतंत्र प्रकृतियां कौन सी हैं? कि जिनका दूसरी प्रकृतियों से कोई लेना देना है नहीं, इनको रिलेट भी नहीं कर सकते, ये अपने आप में ही चलने वाली प्रकृतियां हैं। ठीक है, हम्म। ये आया समझ में? ठीक है। अब स्वतंत्र प्रकृतियों में निर्माण की चर्चा अपन कर चुके हैं। हम्म। पढ़ लिया था ना, निर्माण किसे कहते हैं, निर्माण। हाँ बराबर। हाँ, वो फिक्स होकर रहती है, आंख किधर गिर नहीं जाती। हाँ, निर्माण के 2 कार्य आंख हैं। देख। हाँ। निर्माण के 2 कार्य देखे थे ना अपन ने। हाँ। हाँ, क्या? प्रमाण और आकार। हाँ। हाँ, स्थान और आकार। हाँ, स्थान और आकार। कि आंख आंख की जगह पे ही रहेगी, है ना। और चूंकि मनुष्य की आंख है, तो इतनी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है। तिर्यंच की आंख है तो जगह चेंज हो जाएगी, साइज भी चेंज हो जाएगी, है ना। तो आकार और स्थान का निर्धारण निर्माण नामकरण करेगा। ठीक है, अंगोपांग बना के दे देगा। अगुरु लघु के कारण क्या होता है? देखो जल्दी से, अपने पास 1 मिनट है, तो मैं एक बार शॉर्ट में ले लेता हूँ, फिर को अपन इसको डिटेल में देखते हैं। निर्माण समझ में आ गया। अगुरु हाँ लघु जी। के कारण शरीर की रचना ऐसी होती है कि ना तो हमें ये बहुत भारी लगे, ना ही बहुत हल्का लगे। मतलब मैं मेरी इच्छा से उठ सकता हूं ना, चाहे शरीर कितना भी भारी हो। तो मेरी मेरी अपेक्षा से वो शरीर भारी नहीं है, अगुरु। और अलघु में हवा के साथ उड़ नहीं जाता हूँ कहीं पे भी, है ना। तो इतना हल्का भी नहीं है मेरे लिए, मेरा शरीर सही है। आपके लिए आपका शरीर सही है। तो ये अगुरु लघु नाम के कारण, नामकरण के कारण। उपघात अर्थात अंग उपांग इस तरह के होना जो स्वयं का ही घात कर रहे हो, है ना। कभी देखा है आपने कि सींग किसी पशु के इतने निकल गए कि वो खुद के ही घात में आ रहे हैं? मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट टाइम पे, है ना। कई बार हमारे दांत इतने बढ़ जाते हैं कि वो बार बार अपने जीभ में छाला करते रहते हैं। कई बार नाखून ऐसे बढ़ जाते हैं कि कहीं पे फंस जाए तो हमें दर्द होता है। तो जिन अपने ही अंगों के कारण हमें दिक्कत हो तो उपघात। परघात जब अपने अंगों से दूसरे जीव का घात हो तो परघात। आतक, उद्योत, उच्छ्वास, तीर्थंकरत्व, ये अपन अपनी अपनी क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी पूरे ही 8वें ही अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी